Welcome to my channel again. So this is Gunjan Singh, your personal mentor to always guide you and support you in your class 9th and 10th as well. So today in this video, we are going to start our new topic from the chapter number 1, which is development, how to compare different countries or state. But before proceeding further, मैं आपको रिवाइज कराना चाहती हूँ कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको क्या-क्या पढ़ाया था. So basically इस पैरा के अंदर तो आपको इंट्रोडक्शन दिया गया था चैप्टर का कि डेवलपमेंट जो है वो क्या क्या इन्वॉल्व करती है, क्या क्या जरूरी चीजें हैं जो हमें जिनकी जरूरत है, क्या लाइफ और बेटर हो सकती है, हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, कैन देयर बी मोर इक्वालिटी, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन. इसमें मैंने आपको ये बताया था. और हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस की भी जरूरत होती है. फिर मैंने आपको बताया था व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स. फिर मैंने आपको बताया था टेबल 1.1 में से कि हर एक इंसान की, हर एक इंडिविजुअल की अपने अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं. एंड फिर मैंने आपको बताया था कि ये दो चीजें हैं जो कि हमें इस चैप्टर में याद रखनी है. पहली तो ये कि हर एक इंडिविजुअल के अपने अलग अलग डिफरेंट गोल्स होते हैं. डन. एंड सेकंड, what may development for one may not be development for other, it may even be destructive for the other. क्या कह रहे हैं आपको इस लाइन से आपने क्या समझा? इस लाइन में आपने समझा कि अगर एक इंसान के लिए डेवलपमेंट हो रही है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे इंसान के लिए भी डेवलपमेंट होगी. फिर मैंने आपको यहाँ पे बताया था मटेरियल थिंग्स के बारे में और नॉन मटेरियल थिंग्स के बारे में. मटेरियल थिंग्स में हमारी क्या आ जाती है? मनी आ जाती है, रेगुलर वर्क आ जाता है, वेजेस आ जाती हैं. पर नॉन मटेरियल थिंग में हमारी क्या आ जाती है? इक्वल ट्रीटमेंट आ जाता है, हमारा फ्रीडम आ जाता है, सिक्योरिटी आ जाती है और रिस्पेक्ट आ जाती है और एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है. मतलब जरूरी नहीं है कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ इनकम चाहिए. अपार्ट फ्रॉम द इनकम लोगों को अपने लिए इक्वल ट्रीटमेंट भी चाहिए, फ्रीडम भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए और एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन भी चाहिए. सो विद दिस एग्जांपल्स वी कैन से दैट income is not just the only thing that human being can require for living their life. Okay, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था सरदार सरोवर डैम का. पिक्चर बेस्ड है तो ये तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी. सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स. और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लोगों को मिक्स ऑफ गोल्स चाहिए. मतलब लोगों को इनकम भी चाहिए, फ्रीडम भी चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट भी चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए और एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन भी चाहिए. तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि लोग सिर्फ एक चीज पर डिपेंड नहीं है, उनको सारी चीजें चाहिए. डन. फिर मैंने आपको बताया था नेशनल डेवलपमेंट के बारे में. it is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development. फिर मैंने आपको इस स्टेटमेंट से बताया था कि जो लोग हैं उनके अलग अलग डेवलपमेंट हैं और conflicting notions भी हैं. notions का मतलब होता है आइडिया. डन. कंट्री के डेवलपमेंट के लिए. और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट. और अभी तक आपने इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 नहीं देखा है, सो प्लीज गो एंड वॉच दीज फर्स्ट, देन आप यहाँ पे आइए. डन. सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, it's my humble request to all of you, please take out the register, your notes register, to making a short and crispy note with the video. So चलिए स्टार्ट करते हैं. हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट. यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, how come some countries are generally called developed and other underdeveloped. देखो यहाँ पे इस पैराग्राफ में बोला जा रहा है कि लोगों के जो डेवलपमेंट है उनका मतलब जो है वो अलग अलग है. मतलब लोगों को डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उनके वो अलग अलग हैं. पर अगर हम बात करें कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी कंट्री अंडर डेवलप्ड है, तो इसको हम कैसे मेजर करेंगे?
किसी भी दो कंट्रीज के लिए। डन। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि डेवलप्ड का मतलब क्या होता है और अंडर डेवलप्ड का मतलब क्या होता है। डेवलप्ड का मतलब होता है जो कंट्री डेवलपमेंट जिस कंट्री में हो चुकी है, अब और डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। अंडर डेवलप्ड वो कंट्री है जो जिसमें अभी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। डन। व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस। जब हम किसी दो चीज को कंपेयर करते हैं तो उन उन चीजों में सिमिलैरिटीज के साथ साथ डिफरेंसेस भी होते हैं। विच एस्पेक्ट्स डू वी यूज टू कंपेयर देम? कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको हम कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं? लेट अस लुक एट द स्टूडेंट इन द क्लास इटसेल्फ। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स? कि कैसे हम स्टूडेंट्स को कंपेयर करते हैं। दे डिफर इन देयर हाइट, हेल्थ, टैलेंट्स एंड इंटरेस्ट। अब देखो, हमें किसी चीज को कंपेयर करना है, तो बिफोर कंपेयरिंग देम वी want to choose the attribute first. Attribute means characteristic. अगर हमें किसी चीज को कंपेयर करना है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें उन चीजों को किस चीज में कंपेयर करेंगे। अब अगर मैं बात करूं स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट को एक एस्पेक्ट तो ये है कि कौन सा बच्चा ज्यादा हेल्थी है, कौन सा बच्चा अंडर नरिश्ड है, या कौन सा ज्यादा बच्चा वीक है। एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। दूसरा सबसे बड़ा एस्पेक्ट होगा हमारा कौन सा? मार्क्स का, कि कौन से बच्चे के मार्क्स हाईएस्ट आते हैं थ्रू आउट द ईयर, और या फिर हम कह सकते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, और कौन से बच्चे के मार्क्स लो आते हैं। तो जिन बच्चों के मार्क्स हाईएस्ट आते हैं वो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं, जिन बच्चों के मार्क्स थोड़े लेस आते हैं उनसे, तो वो कहलाते हैं क्या? एवरेज स्टूडेंट कहलाते हैं। डन। तो स्टूडेंट को भी क्लैरिफाई करने के लिए, कंपेयर करने के लिए हमारे पास एक एस्पेक्ट है हाइट, एक है हेल्थ, एक है टैलेंट और एक है इंटरेस्ट। द हेल्थिएस्ट स्टूडेंट में नॉट बी द मोस्ट स्टडियस वन। जो हेल्थिएस्ट स्टूडेंट होगा वो ज्यादा उसका जो स्टडियस नहीं होगा। स्टडियस मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय स्टडियस? स्टडियस का मतलब है वन हु हैज कीन इंटरेस्ट इन स्टडी। डन। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट में नॉट बी द फ्रेंडलीस्ट वन। और जो ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा वो सबसे घुल मिलकर घुल मिलने वाला नहीं होगा। उसको क्या लगेगा कि बस मैं अपनी क्या करती रहूं, पढ़ाई करती रहूं। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स? अब हम स्टूडेंट को कैसे कंपेयर करें? द क्राइटेरियन वी मे यूज टू डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। जो क्राइटेरिया हम यूज करेंगे वो डिपेंड करेगा कंपैरिजन पे। ठीक है, कि किस बेसिस पे हम कंपेयर करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को। अगर मैं बोलूं कि मुझे कंपेयर करना है कि कौन से बच्चे की हेल्थ ज्यादा अच्छी है और कौन सा जो बच्चा है वो हेल्थीएस्ट है पूरी क्लास में, तो मैं कैसे कंपेयर करूंगी? कौन सा एस्पेक्ट लूंगी? उनके हेल्थ का एस्पेक्ट लूंगी, टेस्ट करवाऊंगी उनके कि कौन सा ज्यादा बच्चा हेल्थी है और कौन सा नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या चूज करा? एक एस्पेक्ट चूज करा, कैरेक्टरिस्टिक चूज करे। सो बिफोर कंपेयर द टू थिंग्स वी just want to clarify ourselves that which aspects or which characteristic do we use to compare the things. Done. So how do we compare students? तक ये हो गया था। We use different criterion to choose a sport team. जैसे हम sports team के लिए अलग क्राइटेरिया यूज करते हैं, डिबेट टीम के लिए अलग क्राइटेरिया यूज करते हैं कि किस बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स ज्यादा हाई रेटेड है, वो बच्चा डिबेट में पार्टिसिपेट लेता है या फिर उसका सिलेक्शन हो जाता है। अब म्यूजिक टीम, जिसकी आवाज ज्यादा अच्छी होगी वही तो म्यूजिक टीम का हिस्सा बनेगा। और अ टीम टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक, स्टिल इफ फॉर सम पर्पस we have to choose the criterion for all round progress of children in the class. How shall we do it? Usually we take one or more important characteristic of persons and compare them based on these characteristics. तो अगर हमें ऑल राउंड प्रोग्रेस चेक करनी है बच्चों की क्लास के अंदर, तो हम कैसे करेंगे? यूजुअली हम क्या करेंगे? यूजुअली हम लेंगे एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे कि हाँ, ये जो दो क्राइटेरिया हमने लिए हैं ये तो एक स्टूडेंट के अंदर होने ही चाहिए। डन। ओके। Of course, there can be differences about what are important characteristics that should form the basis of comparison. Friendliness and spirits of cooperation, creativity और marks secure. तो ये सारे जो हैं aspects बता रखे हैं कि कौन कौन से aspects हैं, attributes हैं, characteristic हैं जो हम use कर सकते हैं एक children को compare करने के लिए। Done. This is true of development too. For comparing countries, their income is considered to be one of the most important attributes. तो यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे अब हमारी
बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है, ध्यान से समझना इस पूरे पैराग्राफ को। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ इन द होल चैप्टर, कि हमें कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए कौन सा एस्पेक्ट्स यूज करना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, और वी कैन से दैट द कैरेक्टरिस्टिक, एट्रीब्यूट इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब एट्रीब्यूट है और एट्रीब्यूट का ही मतलब कैरेक्टरिस्टिक है। डन। तो दो कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए हमें कौन सा एस्पेक्ट चाहिए, हमें एस्पेक्ट चाहिए कौन सा, इनकम का। ठीक है, इनकम को हम ज्यादा हाई रेटेड मानते हैं, कि अगर जिसकी इनकम ज्यादा होगी वो कंट्री डेवलप्ड होगी और जिसकी इनकम कम होगी वो अंडर डेवलप्ड होगी। डन। कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस कंट्री की इनकम ज्यादा होगी वो डेवलप्ड भी ज्यादा होगी बाकी सारी कंट्रीज से। ठीक है, और जिसकी इनकम कम होगी वो लेस होगी। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर देखो, जिस भी कंट्री के लिए उसकी इनकम ज्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है कि जिस कंट्री की इनकम ज्यादा होगी उस कंट्री में ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी नीड्स को फुलफिल कर रहे होंगे। डन। वॉट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव, जो कुछ भी लोगों को पसंद है और जो भी उनके पास होना चाहिए, दे विल बी एबल टू गेट विथ ग्रेटर इनकम, उनको मिल जाता है अगर उनकी क्या होती है, उनकी इनकम जो क्या होती है, ग्रेटर होती है। सो ग्रेटर इनकम इट सेल्फ इज कंसिडर टू बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट गोल। इसलिए जो है, कहते हैं कि जिसकी ज्यादा इनकम होगी, जो ज्यादा पैसे कमाएगा, उसकी एक इम्पोर्टेंट, अपने आप ही एक इम्पोर्टेंट गोल को कंसिडर किया जाएगा। नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ अ कंट्री। अब इनकम क्या होनी चाहिए कंट्री के पास। इनिशिएटिवली का मतलब होता है नेचुरली। नेचुरली द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। सो बेसिकली जो इनकम होती है कंट्री की, वो इनकम होती है सारे सारे रेजिडेंट्स की, कंट्री की, जो भी उस कंट्री के सिटीजन्स हैं। डन। दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, और यही हमें क्या देती है, पूरी इनकम देती है कंट्री की। However, for comparison between countries, total income is not such an useful measure। अब देखो, जैसे कि कंपैरिजन के लिए दो कंट्री के बीच, टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर। टोटल इनकम ही एक सिर्फ क्राइटेरिया नहीं है जिसको हम यूज कर सकते हैं दो कंट्रीज को मेजर करने के लिए। वो क्यों है, क्यों नहीं मेजर कर सकते मैम, अभी तो आपने बताया कि हम, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, कौन सा, इनकम। तो अब आप क्यों कह रहे हो कि इनकम इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया टू कंपेयर द कंट्रीज। डन। वो क्यों है आपको आगे पता लग जाएगा। दिस गिव्स अस द टोटल, सॉरी हम यहाँ पे थे, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। क्योंकि जो कंट्रीज के पास अलग अलग डिफरेंट पॉपुलेशन होती हैं। डन। कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस, और जब हम टोटल इनकम को कंपेयर करते हैं तो वो हमें नहीं बताती कि कौन की एवरेज इनकम क्या होनी चाहिए एक इंसान के लिए अर्न करने के लिए। डन। आर पीपल इन द कंट्री बेटर ऑफ देन अदर्स इन अ डिफरेंट कंट्री। Hence, we compare the average income, which is the total income of the country divided by its total population. The average income is also called the per capita income. ये भी आप अपनी नोट्स में हाईलाइट करके लिखेंगे। जो एवरेज इनकम होती है वो क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज इनकम। एवरेज इनकम जो होती है वो टोटल इनकम होती है कंट्री की, जिसको डिवाइड करा जाता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री से। द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड द पर कैपिटा इनकम। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स brought out by the वर्ल्ड बैंक, जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक निकालती है। डन। दिस क्राइटेरियन इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज with per capita income of US dollar 66,500 per annum and above in 2024 are called high income or rich countries, and those with per capita income of about US dollar 2,300 or less are called low income countries। तो क्या कह रहे हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जिस कंट्री की इनकम 66,500 से ज्यादा होगी अकॉर्डिंग टू 2024, वो जो कंट्री है वो हाई इनकम और रिच कंट्रीज कहलाएंगी, और जिनकी इनकम 2300 से लेस होगी वो लो इनकम कंट्रीज कहलाएंगी।
बट इंडिया किस में आता है गाइस? इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडल इनकम। डन, वो लो मिडल इनकम कंट्रीज में आता है बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम in 2024 was just about 11,000 per annum. The rich countries, excluding countries of Middle East and certain other small countries, are generally called developed countries. So आपको अपने नोट्स में कहाँ से कहाँ तक लिखना है? अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, यहाँ से लेके आपको पूरा पूरा का लिखना ही, पूरा तो लिखना ही है पड़ेगा आपको बिकॉज दिस पैराग्राफ इज द वीआईपी पोर्शन फ्रॉम द होल चैप्टर। डन, तो ये आपको लिखना ही लिखना है कितने यूएस डॉलर होने चाहिए और क्या यूएस डॉलर पे आप कौन से क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू द इनकम आप सेलेक्ट करोगे कि कौन सी कंट्रीज डेवलप होनी चाहिए, किस कंट्री, कौन सी कंट्री रिच है और कौन सी कंट्री लेस डेवलप्ड है। डन, देन वी कम्स टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दैट एवरेज इनकम। अभी मैंने आपको पहले पैराग्राफ में क्या बताया कि एवरेज इनकम ही एक टोटल कंपैरिजन का एट्रीब्यूट नहीं है, वो डिस्पैरिटीज को भी हाइड करता है। क्या समझे डिस्पैरिटीज का मतलब? देखिए, while averages are useful for comparison, जब एवरेज इनकम जो होती है वो यूजफुल तो है कंपैरिजन के लिए, बट दे आल्सो हाइड डिस्पैरिटीज। डिस्पैरिटीज मींस इनइक्वालिटीज। डिस्पैरिटीज का मतलब होता है इनइक्वालिटीज। नोट्स में लिखिए डिस्पैरिटीज मींस इनइक्वालिटीज, एंड अपनी बुक्स में भी मेंशन आप कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं, करना ही है। डिस्पैरिटीज का मतलब होता है इनइक्वालिटीज। डन, एवरेज इनकम एक यूजफुल एस्पेक्ट है कंपैरिजन के लिए फॉर द कंट्री, but they also hide disparities. Okay, for example, let us consider two countries A and B. For the sake of simplicity, we have assumed that they have only 5 citizens each. Based on data given in table 1.2, calculate the average income for both the countries. This is your homework, और इस पैराग्राफ को मैं कल एक्सप्लेन करूंगी, और कल हमारी एक आखिरी क्लास होगी फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 विच इज डेवलपमेंट। कल हम पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म कर देंगे और ये पोर्शन मैं कल ही कराऊंगी। तो अभी तक आपने क्या समझा एवरेज इनकम से? एवरेज इनकम से आपने ये समझा कि एवरेज इनकम एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट तो है, पर वो क्या करता है? डिस्पैरिटीज को हाइड करता है, इनइक्वालिटीज को हाइड करता है। ठीक है, then we comes to our next topic, which is income and other criteria. When we looked at individual aspirations and goals, we found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. in mind. Similarly, when we think of a nation of or a region, we may besides average income think of other equality important attribute. वही बता रहा है कि हमने देखा कि जो इंडिविजुअल हैं उनके अलग अलग एस्पिरेशंस हैं, गोल्स हैं, और एक इंसान एक के ऊपर डिपेंड नहीं है, उसको इनकम के साथ साथ रिस्पेक्ट चाहिए, फ्रीडम चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन चाहिए, ये सब भी चाहिए। ओके, वी कुड दीज एट्रीब्यूट बी। अब ये सारे एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं? लेट अस एग्जामिन दीज थ्रू एन एग्जांपल। टेबल 1.3 गिव्स द पर कैपिटा इनकम। तो ये पर कैपिटा इनकम दे रखी है। ओके, पर कैपिटा इनकम इज आल्सो नोन एज, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए पर कैपिटा इनकम को और क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम को कहते हैं एवरेज इनकम। एवरेज इनकम इज आल्सो नोन एज द पर कैपिटा इनकम। रिमेंबर, हरियाणा की पर कैपिटा इनकम कितनी है? 3,25,759। ओके, केरला की 2,81,001 एंड बिहार की 60,337। तो सबसे कम किसकी है? बिहार की। सबसे ज्यादा किसकी है? हरियाणा की। और मिडल में कौन है? हमारा केरला। डन, तो टेबल हमें क्या समझा रहा है अभी पढ़ते हैं। टेबल 1.3 गिव्स द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, केरला एंड बिहार। तो टेबल 1.3 है वो बेसिकली हमें पर कैपिटा इनकम बता रहा है इन 3 स्टेट्स की। डन, actually these figures are of per capita net state domestic product at current prices for 2023 to 2024. Let us ignore what this complicated term exactly means. Roughly we can take it to be the per capita income of the state. We find that of the 3 Haryana has the highest per capita income. So basically table अब आपको explain कर रहे हैं।
तो हमने देखा हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है वो हाई है, केरला की उससे कम है, और बिहार की जो है वो सबसे ज्यादा कम है। डन। अब हम यहाँ से देखेंगे। नाउ लेट अस लुक एट द सर्टेन अदर डाटा pertaining to these states given in the table 1.4। अब हम 1.4 को देखेंगे। टेबल 1.4 में क्या है? सम कंपेरेटिव डाटा ऑन हरियाणा, केरला एंड बिहार। सो ये सारे स्टेट्स हैं। ये इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है, लिटरेसी रेट क्या होता है, और नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, अभी देखते हैं। सो एक्सप्लेनेशन ऑफ some of the term used in the in this table। infant mortality rate और IMR। infant mortality rate को short में हम लिखते हैं IMR indicates the number of children that dies before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children born in that particular year। तो infant mortality rate कुछ नहीं है, ये बस एक हमारा एक टर्म है जो इंडिकेट करती है कि एक साल से जितने एक साल होने से पहले ही अगर कोई बच्चे किसी बच्चे की डेथ हो जाती है तो वो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के अंदर उसको दर्शाया जाता है। डन। और फिर हम देखेंगे लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट मेजर्स द proportion ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड above एज ग्रुप। लिटरेसी रेट क्या होता है? कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं और कितनी पॉपुलेशन है जो लिटरेट है, जो कि 7 एंड अबव एज ग्रुप है। डन। तो ये टीनेजर्स की लिटरेसी रेट को इंडिकेट करता है। बेसिकली इट इंडिकेट्स द लिटरेट पॉपुलेशन कि कितनी हमारी पॉपुलेशन है जो लिटरेट है इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। डन। Net attendance ratio is the total number of children of age group of 15 to 17 years attending schools as a percentage of a total number of children in the same age group। तो ये दर्शाता है कि कितने बच्चे हमारे स्कूल को अटेंड कर रहे हैं जो कि कितने एज में लाई करते हैं, 15 टू 17 ईयर्स। डन। अब हम देखेंगे टेबल। तो हरियाणा में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है 28, केरला में 6, बिहार में 27। तो सबसे हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कौन सा है? किस किस स्टेट का है? हरियाणा का है, विच इज 28। समझ रहे हो आप? मतलब हरियाणा में हर साल 2020 का है, हर साल एक साल से होने के पहले ही चिल्ड्रंस की डेथ हो जाती है। डन। बच्चों की डेथ हो जाती है। केरला में 6, बिहार में 27। बिहार भी कुछ कम नहीं है, बस एक ही नंबर का डिफरेंस है। लिटरेसी रेट हरियाणा में 82 है, केरला में 94 है, बिहार में 62 है। तो सबसे कम किसमें है? बिहार में है। सबसे कम पढ़े लिखे लोग किसमें है? कौन से स्टेट में है? बिहार में है। नेट अटेंडेंस रेशो, कितने बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं बिटवीन द एज ऑफ 15 टू 17 ईयर्स, ये 2017 और 18 का डाटा है। हरियाणा में 73% बच्चों ने अटेंड करा, केरला में 94% एंड बिहार में 69%। सो हम देख सकते हैं केरला का लिटरेसी रेट भी इक्वल है और नेट अटेंडेंस रेशो भी इक्वल है। डन। आई होप यू गॉट इट नाउ। ओके, व्हाट डज द टेबल शो? अब जितना भी मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन करा है ये सब आपको इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है। डन। So this is all for today, and in my next video we will be covering our two topics which are left from this chapter. The first is public facilities and the other one is sustainability of development, the VIP portion, and then we comes to this table tomorrow। and मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इफ यू गाइज आर थिंकिंग कि हम न्यू बुक नहीं लेंगे, हम पुरानी बुक से स्टडी करेंगे, सो गाइज प्लीज दिस इज माय पर्सनल रिकमेंडेशन कि आपको न्यू बुक लेनी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो भी सारे डाटा हैं वो अपडेटेड डाटा आए हैं इस बार की बुक्स में, और रीप्रिंट है ये 2026 2027 का। चेंजेस कुछ नहीं होंगे, टॉपिक्स आपके वही रहेंगे, बट ये जो हमारे डाटा है ना सारे के सारे, ये टाइम टू टाइम हर साल चेंज होते रहते हैं। ओके, सो प्लीज न्यू बुक लें, पुरानी बुक से काम ना चलाएं, और अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो पुरानी बुक से काम चला लें, और जो न्यू बुक है उसमें से डाटा उसमें कॉपी कर लें। डन। सेम होगा, बट अगर नहीं ले पा रहे हो तो यू हैव टू कॉपी इट फ्रॉम द न्यू बुक।
Okay, so bye bye, take care, and please do subscribe my channel for more videos, and stay with me with my channel to score highest marks in your board exams. Okay, bye bye, take care.